नमस्कार, सूर्या समाचार आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं श्वेता राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सोनीपत के राई क्षेत्र को मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बड़ी सौगात दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली भी इस दौरान मौजूद रहे। जनता को करोड़ों रुपए की सौगात दी गई है। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पेड़ लगाया गया है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने का भी संदेश मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से दिया गया। महाराणा प्रताप सिंह मूर्ति का भी अनावरण मुख्यमंत्री ने किया। गांव नांदौर और कुमारपुर से सीएचसी सेंटर का भी शुभारंभ किया गया है। कुंडली नगर पालिका को जोड़ने वाली सड़कों का भी शुभारंभ किया गया। बिजली सब स्टेशन राई का भी शुभारंभ मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से किया गया। तो सोनीपत के राई क्षेत्र को मुख्यमंत्री ने कई बड़ी सौगातें दी है। करोड़ों रुपए की ये सौगात मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली भी इसमें मौजूद रखे। जनता को करोड़ों की सौगात मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से दी गई। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पेड़ भी लगाया गया। साथ ही देखिए, बिजली सब स्टेशन राई का शुभारंभ किया मुख्यमंत्री ने। कुंडली नगर पालिका को जोड़ने वाली सड़कों का भी शुभारंभ मुख्यमंत्री ने किया। कुमारपुर में सीएचसी सेंटर का भी शुभारंभ किया। देखिए, पौधारोपण करने की मुख्यमंत्री नायब सैनी की ये तस्वीरें हैं और मुख्यमंत्री की तरफ से बड़ा संदेश सभी को दिया गया। ये 4 अलग अलग तस्वीरें आप देखिए। मुख्यमंत्री ने महाराणा प्रताप सिंह की मूर्ति का अनावरण किया, ये तब की तस्वीर है। साथ ही राय विधानसभा को कई बड़ी सौगातें मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से दी गई है। इधर एक पेड़ मां के नाम पौधा लगाकर लोगों को संदेश दिया है। प्रदेशवासियों से आह्वान किया है, अपील मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से कि आप भी एक पेड़ जरूर लगाएं, पौधारोपण जरूर करें। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत ही बेहतर है। इधर तमाम कार्यक्रमों में प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली भी मौजूद रहे। तो देखिए, कुमारपुर में सीएचसी सेंटर का भी शुभारंभ मुख्यमंत्री नायब सैनी ने किया। महाराणा प्रताप सिंह मूर्ति का अनावरण भी मुख्यमंत्री नायब सैनी ने किया। कुंडली नगर पालिका को जोड़ने वाली सड़कों का भी शुभारंभ किया। बिजली सब स्टेशन राई का भी शुभारंभ किया। तमाम इन योजनाओं का शुभारंभ मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से करते हुए राई वासियों को सौगात दी गई। तो राहगिरी कार्यक्रम से मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बड़ा संदेश दिया है। दरअसल अंबाला में आज राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सूबे के मुखिया नायब सैनी बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। कार्यक्रम में हरियाणा के परिवहन मंत्री असीम गोयल भी मौजूद रहे। इस दौरान देखिए, सीएम जहां साइकिल चलाते दिखे तो वहीं प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की अपील भी मुख्यमंत्री की तरफ से की गई। देखिए खास रिपोर्ट। अंबाला में रविवार की सुबह राहगिरी कार्यक्रम के नाम रही। हर्बल पार्क में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सैनी बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए। मुख्यमंत्री के साथ हरियाणा के राज्य परिवहन मंत्री असीम गोयल भी मौजूद रहे। राहगिरी कार्यक्रम के जरिए मुख्यमंत्री ने अच्छी सेहत का संदेश देते हुए साइकिलिंग की। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाली संस्थाओं के स्टॉल्स का भी जायजा लिया। इस खास कार्यक्रम से मुख्यमंत्री ने एक बार फिर पेड़ लगाने का संदेश देते हुए पौधारोपण किया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आह्वान था, उन्होंने 5 जून को जो आह्वान किया, एक पेड़ मां के नाम, हमने भी कल उसका हरियाणा में शुभारंभ किया है। 1.5 करोड़ से ज़्यादा, लगभग 1.5 करोड़ पौधे हरियाणा के अंदर लगेंगे। पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने हरियाणा प्रदेश के अंदर 18 करोड़ के करीब पौधे लगाए हैं। आज जिस प्रकार का वातावरण, जिस प्रकार का वायु पोल्यूशन और जिस प्रकार से लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, हम सब ये संकल्प लें कि हम, चाहे बच्चे का बर्थडे है, चाहे परिवार में कोई सुगन का कार्यक्रम है या बड़े बुजुर्ग का दिवस है, हम संकल्प लेकर के जो एक ये योजना चली है कि एक पेड़ मां के नाम,
हम एक पेड़ अवश्य लगाएं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पर्यावरण में पेड़ों की महत्वता बताते हुए कहा कि हरियाणा सरकार ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने पर जोर दे रही है, जिसके लिए वन मित्रों को रखा गया है। हरियाणा के अंदर हमने लगभग 50,000 वन मित्र हम इसके अंदर रख रहे हैं और उन वन मित्रों को जो वो पौधा लगाएंगे, एक पौधा लगाने के लिए और उसकी परवरिश करने के लिए उसको 20 रुपया दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अलग से पौधा लगाता है और पौधा लगा करके हमारे वन मित्र को सौंपता है जो उसकी परवरिश करेगा, तो उसको भी 10 रुपए के हिसाब से हम पौधा उस वन मित्र को देंगे जो उसकी परवरिश करेगा। राहगिरी कार्यक्रम से मुख्यमंत्री ने युवाओं को भी संदेश दिया। इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चे भी पहुंचे थे, जिन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम नुक्कड़ नाटक मुख्यमंत्री के सामने पेश किए। मुख्यमंत्री ने भी हौसला बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रदेश में ऐसे कार्यक्रम सरकार के साथ सीधे जनसंपर्क में बेहद सहायक होते हैं। अंबाला के लोग भी इस कार्यक्रम से जुड़े और अच्छी सेहत के साथ पर्यावरण के लिए सरकार की ओर से शुरू किए जा रहे कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते दिखाई दिए। सूर्य समाचार के लिए अंबाला से नरेश सैनी की रिपोर्ट। वहीं हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आज अपना पदभार संभालेंगे। आज विधिवत तौर पर पदभार संभाला जाएगा। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली आज रोहतक प्रदेश कार्यालय मंगल कमल में अपनी कुर्सी संभालेंगे। शपथ ग्रहण में मुख्यमंत्री नायब सैनी भी शामिल होंगे। प्रदेश प्रभारी, प्रदेश के मंत्री, विधायक पद अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। हरियाणा बीजेपी के वरिष्ठ नेता इसमें मौजूद रहेंगे। तो नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली आज विधिवत तौर पर देखिए अपनी कमान संभाल लेंगे। रोहतक प्रदेश कार्यालय मंगल कमल में वो अपनी कुर्सी संभालेंगे। नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं मोहनलाल बड़ौली, ऐसे में नई जिम्मेदारी है और अब विधिवत तौर पर भी मोहनलाल बड़ौली आज अपने कार्यभार को संभाल लेंगे। इस कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी, मंत्री, विधायक पद अधिकारी सभी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी भी। इधर कांग्रेस के हरियाणा मांगे के हिसाब पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने तंज कसा है। कांग्रेस के अभियान हरियाणा मांगे के हिसाब पर ये तंज कसते हुए कांग्रेस के 10 वर्ष का पहले हम मांगेंगे हिसाब, ये मनोहर लाल की तरफ से कहा गया है। अक्टूबर 2024 में कांग्रेस को हिसाब जनता देगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी अभियान पर पलटवार किया है। हुड्डा अपने 10 साल के कामों का हिसाब से हुड्डा सरकार में हरियाणा विकास से वंचित रहा है। हुड्डा राज्य में हरियाणा पिछड़ा है, ये भी मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से कहा गया है। पहले हम हिसाब मांगेंगे उनके 10 साल का। आखिर उन्होंने 10 साल में जो किया और देश को किस गरत में उस समय डुबोया, देश निराशा, अवसाद, इसमें प्रदेश जो है निराशा और अवसाद के अंदर फैला यानी डूबा हुआ था और उस समय जनता ने उनको जब नकारा था, क्या हालत थी, पहला हिसाब उनको देना पड़ेगा। और दूसरा, हमने साथ साथ अपना हिसाब दिया है। जब भी उन्होंने कहा, साथ साथ हमने कहा है कि हमारे प्रदेश की स्थिति क्या है और कितने बढ़िया ढंग से हम उसको चला करके लाए हैं। अगर उनको इस प्रकार का हिसाब लेना है तो जो कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स हैं उनका हिसाब तो जाके ले लें। पास में पड़ोस में कांग्रेस राज्य करती रही पंजाब के अंदर, पंजाब को जो डुबोया वो कांग्रेस सरकार ने डुबोया, बचा खुचा आम आदमी पार्टी डुबो रही है। इसी प्रकार से बाकी प्रदेशों में जितने वादे करके आए, एक एक चीज़ करके वो विड्रॉ कर रहे हैं और वापस बैकआउट कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लोक लुभावनी बातें कह के जनता को भरमाना और जनता से वोट लेने का हथियार बनाना, ये उन्होंने लगातार बना के रखा है। हमने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया है और इस नाते से हमको कोई हिसाब देना भी होगा तो जनता को दे रहे हैं और जनता उसका परिणाम देगी हमको अक्टूबर 2024 में, जब तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता बनाएगी। ये हिसाब तब उनको पता लगेगा। बिल्कुल वो जवाब जो मांग रहे हैं वो कम से कम अपने कार्यकाल का जवाब अवश्य दें कि उनके कार्यकाल में उन्होंने क्या क्या काम किए। नहीं तो मैं कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा को पूरी बुकलेट मैं दे दूंगा कि उनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ, वो सारी चीज़ बता दूंगा। हरियाणा विकास से वंचित रहा, हरियाणा को एक पिछड़े के तौर के ऊपर इन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। हरियाणा के अंदर भेदभाव उत्पन्न होता था,
क्षेत्रवाद के नाम पे होता था। आज भी बापू बेटा लगे हुए हैं, आपके सामने है कि यात्रा के अंदर कोई और दिखाई नहीं देगा, बापू बेटा ही दिखाई देंगे और कोई दिखाई नहीं देगा। इधर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ा बयान दिया है। इंदिरा गांधी के वंशजों को संविधान उठाने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। इमरजेंसी के वक्त अखबारों की खबरें एसएचओ तय करता था। इमरजेंसी लगाने वाले आज भी जिंदा है, इन्हें मौका मिला तो आज भी उससे ज्यादा कर सकते हैं। इन्हें संविधान की बात ही नहीं करनी चाहिए। अनिल विज की तरफ से ये तमाम बातें कही गई। इमरजेंसी लगाने वाले आज भी जिंदा है, इन्हें मौका मिला तो आज भी उससे ज्यादा कर सकते हैं, ये भी अनिल विज की तरफ से कहा गया। और साथ ही देखिए पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने ये बड़ा बयान दिया। आप ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी ने, इंदिरा गांधी ने 1975 में सारे मौलिक अधिकारों को रद्द करके मीडिया पर प्रतिबंध लगाकर, उस वक्त अखबार में खबरें एसएचओ तय करता था कौन सी लगेंगी, एडिटर तय नहीं करता था, करके लाखों लोगों को जेलों में डाल दिया। और आज ये संविधान की किताब उठा के घूमते हैं। कम से कम इंदिरा गांधी के वंशज को तो संविधान उठाने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए, और कांग्रेस पार्टी के लोगों को, क्योंकि ये सब पार्टियां उसमें। और मैं एक बात और कहता हूं कि इनके इमरजेंसी लगाने वाले जो बीज हैं, इनके खत्म नहीं हुए हैं, आज भी जिंदा है, सिर्फ मौके की तलाश में है कि अगर इनको कभी मौका मिला तो ये दोबारा उससे भी ज्यादा कर सकते हैं। धारा 356 का कितना दुरुपयोग हुआ, कांग्रेस के राज में हुआ था। तो इनको संविधान की तो बात करने की इनकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। नहीं, वो एजेंसी हुड्डा साहब के घर की बनी हुई होगी। आए अपने समय का तो बताएं क्या हाल था। मैंने इस बार के सेशन में कंपेयर करके बताया कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में और हुड्डा के शासनकाल में जो फैक्चुअल डाटा है, मैंने सदन में एक एक बताया, हत्या का बताया, सारे क्राइम अगेंस्ट वुमेन का बताया, सारे चोरी का बताया, डकैती का बताया, सारों में इसके ज्यादा थे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अमेरिका में युवाओं की मौत होने का मामला थम नहीं रहा। अब करनाल जिले के निसिंग गांव के युवक की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया। इसे लेकर मृतक के परिजनों ने सरकार से गुहार लगाई है। देखिए पूरी खबर। ये सिसकती आवाज, आंखों में आंसू और रोते हुए एक पिता की गुहार है जो अपने बेटे के लिए सिसक सिसक कर रो रहा है। घर में मातम का माहौल और बेसुध दिखाई दे रही माँ अपने बेटे के जाने का गम नहीं सह पा रही है। ये परिवार अपने बच्चे की मौत के बाद गमज़दा है, रो रहा है। लोग सांत्वना भी दे रहे हैं, लेकिन बेटे के गम के आगे ये सांत्वना ज्यादा नहीं है। लोग दिलासा तो दे रहे हैं, लेकिन बेटे की मौत की खबर परिवार को झकझोर कर रखती है। ये परिवार है करनाल के निसिंग का, जिनका एक बेटा अमेरिका में था, जहां उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। 35 लाख रुपए का कर्ज लेकर एक पिता ने अपने लाल को कामयाब करने के लिए अमेरिका भेजा, लेकिन परिवार को क्या पता था कि अमेरिका में उनके बेटे की हत्या कर दी जाएगी। पिता का कर्जा अभी उतरा भी नहीं था कि बेटे के जाने का बोझ पिता पर और बढ़ गया। 3 साल पहले अमेरिका गए मोनू वर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मोनू अमेरिका में डोरडेस चला रहा था। मोनू के परिवार वालों ने बताया कि मोनू 2.5 साल पहले अमेरिका में गया था। वो फिलहाल डेल्फिया न्यूयॉर्क में रहता था। अब मोनू की मौत के बाद परिवार ने सरकार से गुहार लगाई है कि सरकार मोनू के शव को भारत लाने में उनकी मदद करे। मेरा बच्चा 2 साल से यूएसए में था और वो डोरडेक्स का काम करता था। तो मेरे को कल 10:30 बजे पता लगा रात को कि भी जो वो काले हैं उन्होंने उसको गोली मार दी और उसकी वहीं मौके पे डेथ हो गई। मैंने रिश्तेदारों से कर्जा लेके, लोन लेके बच्चे को बाहर भेजा था, उसकी भी अभी भरपाई नहीं कर पाया। पहले ही मेरे साथ ही हादसा हो गया।
मैं गवर्नमेंट से यही दरखास्त करता हूँ कि मेरे बच्चे की बॉडी हमारे घर पे आए, हमारी सहायता की जाए। जो मेरे भाई बंद है अमेरिका में, वो भी कुछ सहायता करे और मेरे बच्चे की बॉडी यहाँ आए, अपने हाथों से उसका दाह संस्कार कर सके। कर्जा लेकर अमेरिका गए मोनू का परिवार अब गहरे सदमे में है। मोनू की मौत की खबर मोनू के भाई को फोन पर मिली, जिसके बाद हाथ जोड़कर सरकार से विनती करता ये परिवार अब अपने बेटे को आखिरी बार देखना चाहता है, उसका अंतिम संस्कार करना चाहता है, जिसके लिए अब सरकार से परिवार मदद की आस लगाए बैठा है। पास ना 9 बजे के करीब फोन आया तो वो कहने लगे कि भाई वो सुबह 4 बजे गाड़ी लेके गए थे और वापस नहीं आए, किसी ने उनकी गोली मार के हत्या कर दी। ठीक है ना, 2 साल से वो 4 बजे निकले थे घर से, मतलब सुबह, हाँ जी 3 से 4 बजे, हाँ जी, हाँ वहाँ के सुबह के 4 बजे, अच्छा। नहीं यहाँ के। तो हमारे पास तो रात को 9 बजे फ़ोन आया, ठीक है ना, तो पता लगा कि भाई हमारे बीच अब मेरा भाई नहीं रहा, और इसीलिए हम बहुत परेशान और सबसे यही अनुरोध करते हैं जो हमारे भारतवासी वहाँ गए हुए हैं और हमारे भारत की जो नेता लोग हैं वहाँ, मेरा भाई यहाँ पे भेज दीजिएगा। मैं आप सबका आभारी हूँ, मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं और कुछ नहीं कहना चाहता, बस मुझे मेरा भाई चाहिए। अपने बेटी को कामयाब करने का सपना देखने वाले परिवार की आंखों में अब आंसू ही आंसू हैं और बेटे के शव आने का इंतजार। लेकिन आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब विदेश में किसी भारत के बेटे की हत्या की गई। पहले भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं। अब देखना होगा कि कब तक मोनू के शव को भारत लाया जाता है। सूर्या समाचार के लिए करनाल से हिमांशु नारंग की रिपोर्ट। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। फतेहाबाद के साथ लगते गांव मताना में जलघर के अंदर हजारों की संख्या में मछलियां मर गई। मछलियां मरने से पूरे जलघर का पानी दूषित हो गया और आसपास के इलाके में दुर्गंध फैल गई, जिसके बाद पंचायत द्वारा एहतियातन गांव में पेयजल सप्लाई बंद करवा दी गई और मनरेगा मजदूरों और ग्रामीणों की सहायता से मछलियों को बाहर निकलवा कर दफना दिया गया। देखिए रिपोर्ट में। इन तस्वीरों को देखिए। फतेहाबाद के साथ लगते गांव मताना में जलघर के अंदर हजारों की संख्या में मछलियां मर गई। मछलियां मरने से पूरे जलघर का पानी दूषित हो गया और आसपास के इलाकों में दुर्गंध फैल गई। इसके बाद पंचायत की तरफ से एहतियात के तौर पर गांव में पेयजल सप्लाई बंद करवा दी गई। मनरेगा मजदूरों और ग्रामीणों की सहायता से मछलियों को बाहर निकलवाकर दफना दिया गया। वहीं अब ग्रामीणों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। मताना के सरपंच दलवीर सिंह ने बताया कि 2-3 दिन से जलघर में नहरी पानी की सप्लाई रुक गई थी, जिस कारण पानी का स्तर कम होता गया। उनका कहना है कि अब जब जल स्तर काफी कम हो गया है तो पानी की कमी के चलते और धूप लगने से यहाँ पल रही मछलियाँ मरने लगी। 1-2 दिनों से जब यहाँ दुर्गंध आनी शुरू हुई तो लोगों ने उन्हें सूचना दी। गांव की जो वाटर सप्लाई है, इसमें जो नहर का पानी आता है वो पीछे से कम था, उसके कारण वाटर सप्लाई में जो डिग्गी है, डिग्गी के अंदर लेवल कम हो गया। यहाँ लगभग 3 फुट के करीब पानी था। तो क्योंकि पंप ऑपरेटर भी ये सोच रहा है अभी 2-3 दिन की सप्लाई तो हम गांव में दे सकते हैं, लेकिन जो मछलियाँ थी वो पानी गर्म होने के कारण लेवल नीचा हो गया, पानी गर्म होने के कारण मर गई और उससे पानी में बदबू फैल गई और पानी पीने योग्य नहीं रहा, इसलिए सप्लाई को बंद कर दिया गया। तो अब गांव में पानी नहीं पहुंच रहा है। अब गांव वाले अपने लेवल पे या पंचायत के सहयोग से टैंकर की व्यवस्था और जो गांव में जितने भी बोर हैं, छोटे बोर हैं जो 1 इंची 2 इंची, उनका पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं पीने के लिए। मछलियाँ लगभग 2,500 के करीब है जी। हमने गड्ढे खुदवा के वाटर सप्लाई के बाहर से और हाथों हाथ उसमें दबवाया, क्योंकि यहाँ कोई बंदा खड़ा भी नहीं हो सकता था, इतनी बदबू आ रही थी। फिलहाल अभी ग्रामीण अपने स्तर पर पानी लाकर गुजारा कर रहे हैं। प्रशासन को अब डिग्गी की पूरी तरह खाली करवाकर इसकी सफाई करवाने की मांग रखी गई है, जिससे कोई महामारी न पनपे। मरी मछलियों को निकलवाकर दबवा दिया गया है। सूर्य समाचार के लिए फतेहाबाद से जसपाल सिंह की रिपोर्ट।
और बात अब ऑपरेशन स्माइल की। ये यमुनानगर के जिला प्रशासन का एक सराहनीय कदम है। किसके लिए है ये ऑपरेशन और किस तरह की कार्रवाई इस ऑपरेशन में की जाती है, इस खास रिपोर्ट में जानिए। यमुनानगर में इन दिनों ऑपरेशन स्माइल चलाया जा रहा है, जिसका मकसद ऐसे बच्चों की तलाश और पता लगाना है जो 18 साल से कम होने के साथ साथ कहीं पर काम कर रहे हों। जिला प्रशासन की इस पहल की वजह है कि इस तरह के मामलों में ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा मानव तस्करी का हो या फिर जबरदस्ती उससे बंधुआ मजदूरी कराई जा रही हो। इसी तरह से एक किशोर को ऑपरेशन स्माइल की टीम ने बिलासपुर की एक दुकान से छुड़ाया है। नेपाली मूल का बाल मजदूर अब बाल कल्याण विभाग के छछरौली में स्थित बाल कुंज में दाखिल कराया गया है। यहाँ के सुपरिटेंडेंट मोना चौहान ने इस तरह के मामलों से निपटने की जानकारी दी और ये भी बताया कि किस तरह से इसमें कार्रवाई की जाती है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऑपरेशन स्माइल पूरे जिले में चल रहा है, जिसमें जो बच्चे 18 साल से छोटे हैं और कहीं पर काम करते हुए मिलते हैं, उनको ये डर है कि वो बच्चे अपने परिवार से भागे हुए ना हो या उनको कोई खरीद कर ना लाया हो या किसी ने उनको बंधुआ मजदूर ना बना कर रखा गया हो। ऐसे बच्चों की पहचान करके उनके केस को CWC के सामने पेश किया जाता है। अगर बच्चों के पेरेंट्स उनकी कस्टडी लेने आते हैं तो उनकी कस्टडी दे दी जाती है। जब तक पेरेंट्स नहीं आते तब तक के बीच का समय बच्चा हमारे पास रहता है। ऐसी ही कड़ी में आज 10 तारीख को एक बच्चा हमारे पास आया है जिसकी उम्र लगभग 15 से 16 साल है। टीम स्माइल के द्वारा इसके पेरेंट्स से बातचीत की गई है और पेरेंट्स अभी रास्ते में हैं, यहाँ पर पहुँचेंगे। CWC के समक्ष पेरेंट्स को और बच्चे को पेश किया जाएगा। तदुपरांत उसका जो भी डिसीजन होगा उसके अकॉर्डिंग काम किया जाएगा। बाल कल्याण अधिकारी ने भी इस तरह के मामलों से निपटने और प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी और बताया कि किस तरह से इन मामलों में शिकायत और FIR दर्ज की जाती है। जो ऑपरेशन स्माइल है उसका मेन मकसद चालान करना नहीं है। उसका मेन मकसद है कि जो बच्चे हैं किसी ढाबे या रेस्टोरेंट पर लगे हैं, उन ढाबे या रेस्टोरेंट को हमें सर्च करना है कि क्या ये बच्चे कहीं से मिसिंग तो नहीं है, क्या इनको बंधुआ मजदूर बनाकर तो नहीं रखा गया। अगर कुछ ऐसा है तो उसमें दुकानदार के खिलाफ जो बनती कार्रवाई है वो पुलिस ऑफिशियल के द्वारा भी की जाएगी और लेबर इंस्पेक्टर के द्वारा भी की जाएगी। जो चालान काटने की पावर है लेबर को है और उसमें जो FIR है वो भी लेबर इंस्पेक्टर के द्वारा ही करवाई जाएगी। इस तरह के कदम हमेशा से मानवता के लिए सराहनीय काम होते हैं। इससे बाल मजदूरी और मानव तस्करी जैसे गैर कानूनी कामों पर भी लगाम लगती है। सूर्या समाचार के लिए यमुनानगर से सुनील कुमार की रिपोर्ट। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।